कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का चौथा भाग शुरू करते हैं। अपनी माँ की बातें सुन करके वैभव ने कहा कि नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छी माँ हैं अपने आप में। आपने हमेशा ही अपनी माँ होने के फर्ज को बखूबी निभाया है, बल्कि कमी तो मैंने ही अपने बेटे होने के फर्ज में की है। इसलिए आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बल्कि माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। तब सरला जी ने कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ कि शादी के बाद सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि आज के ज़माने में तो बेटे भी पराये हो जाते हैं। इसलिए मेरा तुझ पर अब उतना अधिकार तो नहीं रहा कि मैं तुझसे अपनी बात मनवा सकूं। पर हाँ, तुझसे एक विनती जरूर करती हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जा। ज्यादा दिनों के लिए नहीं, बस अपनी बड़ी बहन दिव्या की शादी तक के लिए रुक जा। तू तो जानता है कि अब तेरे पापा की भी उम्र हो चुकी है और अब उनसे भी इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ नहीं हो पाती। और फिर अब तो मेरी भी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती। और तेरी शादी के बाद घर, समाज, परिवार, रिश्तेदार, हर जगह ही अब बस दिव्या की शादी की ही बात चल रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तूने जो गलती की है उसका प्रायश्चित तू दिव्या की शादी करवा करके पूरा कर दे। क्योंकि हम कहाँ तक लोगों को तेरे रिश्ते का जवाब देते रहेंगे कि बड़ी बहन के होते हुए तूने अपनी शादी पहले क्यों कर ली। तू मान या ना मान बेटा, पर यह समाज इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हर गलती के लिए दोष एक औरत को ही देता है। इसलिए मैं एक माँ हूँ और मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी एक औलाद का घर बसे और दूसरे का उसकी वजह से अधूरा रह जाए। इसलिए तू ज्यादा दिनों के लिए नहीं, बस दिव्या की शादी तक रुक जा। उसके बाद बचेगी दिया तो वो ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बन करके रहेगी। फिर तेरी जिम्मेदारियों का बोझ दिव्या और उसका पति उठा लेंगे तो दिव्या की भी शादी कहीं ना कहीं अच्छे घर में हो ही जाएगी। तो दिया की भी शादी कहीं ना कहीं अच्छे घर में हो ही जाएगी। पर अगर फिर भी तुझे या तेरी पत्नी को मेरे इस फैसले से कोई दिक्कत हो तो तू और तेरी पत्नी यहाँ से जा सकते हो। हम सोच लेंगे कि हमारा कोई बेटा था ही नहीं। हम बूढ़े माँ बाप ने सिर्फ दो बेटियों को ही जन्मा है। अपनी माँ की बातें सुन करके वैभव का अब बहुत ही ज्यादा आत्मग्लान हो रही थी कि उसके एक फैसले ने न सिर्फ उसके अपनों के रिश्ते बल्कि उनकी जिंदगी को भी मझधार में फंसा दिया है। अब वैभव और वैभवी की शादी किन हालातों में और कैसे हुई थी, ये सब तो अब सिर्फ वैभव ही जानता था। पर ऐसा कौन सा सच था जिसकी वजह से वैभव वैभवी से शादी करने के लिए भी उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता था। और क्यों वैभवी भी वैभव के इतने रूखे व्यवहार के बाद भी उसे चाहती थी और उसके परिवार को भी पूरे दिल से अपनाना चाहती। आखिर इन दोनों के बीच का क्या सच था जो ये दोनों एक दूसरे से छिपा रहे थे। अपनी माँ की अपनी वजह से आंखों में आंसू आए, चेहरे पर तकलीफ देख करके वैभव ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है माँ, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती और जब तक मैं एक भाई होने का फर्ज नहीं निभा लेता, तब तक मैं और वैभवी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनते ही सरला जी के चेहरे पर खुशी आ गई, पर अगले ही पल उनका चेहरा फिर उदासी के साए में आ गया। ये देख करके वैभव ने कहा कि अभी तो आप खुश थी माँ, फिर अचानक से आप दुखी क्यों हो गई। तब सरला जी ने कहा कि ये तो तेरा फैसला था, पर क्या तेरा ये फैसला तेरी पत्नी मानेगी। मेरा मतलब है कि तुझे जितनी चिंता अपनी माँ और बहन की है, क्या इतनी ही चिंता तेरी पत्नी को भी होगी। क्या वो तेरी इस बेटा और भाई की जिम्मेदारी को समझेगी, या फिर तुझे तेरे पति होने के सारे दायित्व तो याद दिला करके वो तुझे यहाँ से जाने के लिए मना लेगी। और फिर मेरी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी जो तेरे यहाँ
रुकने से आई है वो तेरे जाने के दुख से कहीं खो करके रह जाएगी। अपनी माँ की बात सुन करके वैभव को भी लगा कि अभी तक मैंने वैभवी को इस बारे में बात भी नहीं की है, और जैसे मैंने कल वैभवी से बात की थी उसके दिल को दुख पहुंचाया था, उसके बाद ही उसने यहाँ से जाने का फैसला लिया था। अब अगर ऐसे में मैं उसे यहाँ रोकने या रुकने के लिए बोलूंगा तो वो मेरी बात को क्या समझ पाएगी। वैभव मन ही मन में सोच रहा था कि तभी सरला जी ने अपना हाथ वैभव के हाथ से छुड़ाया और कहा कि मुझे तेरे जवाब पता चल गया है, तू अब अपनी माँ का बेटा और अपनी बहन का भाई नहीं रह गया है। अब तेरी शादी हो गई है, अब तो तू सिर्फ अपनी पत्नी का पति, अरे नहीं, अपनी पत्नी का सिर्फ गुलाम बन करके रह गया है, जो अपनी पत्नी की मर्जी के बिना अपनी ही माँ और बहन के लिए कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। रहने दे वैभव, तेरी इस खामोशी ने मुझे तेरा जवाब बता दिया है। तू सब कुछ भूल जा, जो कुछ भी मैंने तुझसे कहा है, और तू अपनी पत्नी के साथ हम सभी को छोड़ करके चला जा। आखिर अब हम तेरे हैं ही कौन? अब तो तेरी पत्नी ही तेरा घर परिवार और सब कुछ है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनते ही वैभव को बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ माँ कि मैं अपने फर्ज निभाऊंगा, अपने फर्ज बिना निभाए यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वैभवी को अगर मेरी बात समझ में आती है और वो मेरे साथ यहाँ रहना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो वो यहाँ से जा सकती है। वैभव की बात सुन करके अब सरला जी के कलेजे को ठंडक मिली और उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा कि तू नहीं जानता वैभव कि आज तूने अपनी इस माँ पर कितना बड़ा एहसान किया है। आज सच में तूने अपनी माँ के दूध का कर्ज उतार दिया है। अब अगर तेरी ये माँ मर भी गई तो उसे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब मेरे जाने के बाद अपनी बहनों की जिम्मेदारी निभाने के लिए तू यहाँ पर है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना कहते ही सरला जी ने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। अपनी माँ की खुशी और ये प्यार देख करके वैभव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर उसने अपनी माँ और अपने परिवार के लिए कुछ तो अच्छा किया, जिससे उसकी माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। पर अब वैभव अंदर ही अंदर वैभवी को लेकर के बहुत परेशान हो रहा था कि वो इन सब के बारे में वैभवी से क्या कहेगा, क्योंकि वैभवी को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। और अब ऐसे में वो वैभवी को रुकने के लिए कहेगा तो वैभवी अब और भी ज्यादा वैभव को गलत समझने लगेगी। अब वैभव बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया था कि वो अब करे भी तो क्या करे। एक तरफ उसकी पत्नी थी तो एक तरफ उसकी माँ। इधर वैभवी भी दिया के साथ काम करते करते अपने जाने की बात कर रही थी। तभी अचानक से वैभव आया और उसने वैभवी से कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए कमरे में आ सकती हो। वैभव की बात सुन करके वैभवी थोड़ी सोच में पड़ गई कि अचानक से इसे क्या हो गया है, अब इसे क्या बात करनी है मुझसे। पर फिर भी वैभवी ने कहा कि दिया तुम तब तक ये करो, मैं बस अभी तुम्हारे भैया से बात करके आती हूँ। वैभव और वैभवी कमरे में पहुंच चुके थे और दरवाजे को वैभव ने अंदर से बंद कर लिया था। वैभवी ने बड़ी हैरानी से वैभव से कहा कि क्या बात है वैभव। तब वैभव ने कहा कि मैं अब जो तुमसे कहने वाला हूँ उसे सुन करके तुम हैरान हो सकती हो, और हो सकता है कि तुम्हें मेरे फैसले से सहमत भी ना हो और तुम्हें मुझसे गुस्सा भी हो सकती हो। पर वैभवी, मैं एक पति होने के साथ साथ एक घर का या इस घर का बेटा और भाई भी हूँ, और इसलिए मेरी माँ की ऐसी हालत में मैं अपनी माँ और अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता हूँ। मैं खुद यहाँ से तुम्हारे शहर तक सही सलामत छोड़ना चाहता था, पर जो कुछ भी हुआ वो तुमने अपनी आंखों से देखा है। अब ऐसी स्थिति में मैं एक औलाद हो करके अपनी माँ को ऐसे तो छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, और फिर मेरी शादी की वजह से अब मेरी बड़ी बहन दिव्या दीदी की शादी में रुकावट आ रही है। इसलिए मेरी माँ की आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी बड़ी बहन की शादी तक यहाँ रुक जाऊँ।
मैं जानता हूँ कि कल तक तुम यहाँ खुद रुकना चाहती थी, पर कल जिस तरह से मैंने तुमसे बात की, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई, उसके बाद ही तुमने इस घर से जाने का फैसला लिया है। पर यकीन करो मेरा कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा अपमान करूं या फिर अपने सामने होता हुआ देखूं। पर तुम जिन लोगों के सामने खड़ी हो वो मेरा परिवार है, और मैं अपने ही परिवार को गलत कैसे बोल सकता हूँ। इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि तुम इस झूठी उम्मीद में मत रहो कि हमारी शादी और हमारा रिश्ता तुम्हारी उन कोशिशों से कभी कामयाब भी हो पाएगा। पर अब जब मेरी माँ की हालत ऐसी हो गई है तो मुझसे अब उन्हें इस हालत में छोड़ करके जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। पर अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस मुंह से यहाँ रुकने के लिए कहूँ। वैभव की बात वैभवी बड़ी ही खामोशी से सुनती रही, और फिर उसने कहा कि और कुछ कहना बाकी है तुम्हें? ये सुन करके वैभव ने बड़ी उदासी से कहा कि नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे भी एक वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने घर से जल्द वापस ले करके चला जाऊंगा, पर अब मेरे सामने हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना भी मेरी एक जिम्मेदारी ही है, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी किस जिम्मेदारी को निभाऊं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती रुकने के लिए नहीं कहूँगा, पर अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए मेरे कहने पर रुक जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना अगर तुम चाहो तो तुम जा सकती हो, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी इस गलती के लिए, क्योंकि अब तुम यहाँ रुकी तो तुम्हें इस मजबूरी में बंधे रिश्ते को और झेलना पड़ेगा, साथ ही इस घर के लोगों के साथ की लड़ाई को भी। वैभवी ने कहा कि अब हो गया तुम्हारा या अभी भी और कुछ बचा है? वैभव ने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। वैभवी वैभव के पास आई और बोली कि मैं तुम्हारी मजबूरी और परिस्थिति को भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी तरह एक घर का बेटा नहीं हूँ, पर एक औलाद मैं भी हूँ, और एक बेटे से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ एक बेटी की होती हैं। तो मैं तुम्हारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ऊपर से बात जब माँ की हो तो हर औलाद थोड़ा डर भी जाती है, क्योंकि माँ तो माँ है। हम औलाद चाहे लाख अपने माँ बाप से नाराज हो जाएं, उनसे बात ना करें, पर जब उन्हें छोटी सी भी चोट लगती है तो उनसे भी ज्यादा तकलीफ और परेशानी हम औलाद ही होते हैं। वैसे अच्छा ही है कि तुमने यहाँ रुकने का फैसला ले लिया, क्योंकि जो अपनी माँ की तकलीफ को ना समझ पाए वो भला किसी और की तकलीफ को क्या ही समझेगा। पर बात जहाँ तक मेरे रुकने की है तो मैंने पहले दिन से यहाँ यही कहा है कि तुम्हारे लिए ये शादी है, ये रिश्ता और मैं एक मजबूरी हो सकते हैं, पर मेरे लिए तुम कल भी मेरा प्यार थे और आज भी हो। मैं पढ़ी लिखी सुंदर और आत्मनिर्भर लड़की हूँ, मैं भला क्यों किसी भी मजबूरी में बंध करके रहूंगी। माना कि हमारी शादी जिन हालातों में हुई उसे स्वीकार करना हम दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल है, पर तुम्हारे साथ यहाँ आने का फैसला पूरा तरह से मेरा था, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने घर वालों के आगे ना तो कभी इस शादी को स्वीकार करोगे और ना ही मुझे, पर तुम्हारे इस बुरे वक्त पर मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी जब तक कि तुम हो। मैं तुम्हें और अपने इस कांटों से भरे ससुराल को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। और वैसे भी वैभव, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को खुले दिल से अपनाना चाहती हूँ, पर यहाँ आने के बाद मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए जितनी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। अब अगर मैं यहाँ रुकती हूँ तो वो भी बस तुम्हारे लिए। अब ना तो मैं एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करूँगी और ना ही एक बहू। मैं अब जो भी करूँगी वो सिर्फ मेरे लिए मेरा फर्ज होगा और मेरी इंसानियत होगी। हाँ, तुम इस बात की फिक्र मत करो कि मैं यहाँ तुम्हारे घर के हमारी शादी का सच किसी से बोलूँगी। मैं यहाँ इस घर की बहू बन करके आई थी और बहू बन करके ही वापस भी चली जाऊँगी। पर हाँ वैभव, मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि
एक औरत अपने दिल पर लगी हर बात के दुख को सहन कर सकती है, पर बात जब उसके आत्मसम्मान को लगती है तब वो चुप नहीं रहती है, ना ही अपने पति के सामने और ना ही अपने ससुराल वालों के सामने। इसलिए मैं तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि तुम दोबारा से मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाओगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे होने के, भाई होने के सारे फर्ज याद हैं, पर तुमसे अगर एक पति होने का छोटा सा फर्ज निभाया जाए तो इतना निभा लेना कि अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकते तो ना सही, पर कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत ही करना, वरना ये बेइज्जती ना एक पत्नी और ना ही एक बहू कभी बर्दाश्त कर पाएगी। इतना कह करके वैभवी वहां से जाने लगी। तभी वैभव ने वैभवी का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा कि क्या सच में तुम मेरी खुशी के लिए यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी रुकना चाहती हो, ये जानते हुए कि मैं अपने घर वालों के सामने तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वैभवी ने हंसते हुए कहा कि मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करो। ये आत्मसम्मान मेरा है, इसलिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। और वैसे भी तुमने मुझसे एक बात कही थी कि एक बहू को अपने ससुराल में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, तो मैं इस घर की उधार की बहू खुद बन करके रहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था किसी अधिकार को मांगने या छीनने से ज्यादा उस अधिकार के लायक बनना सीखो, और अगर फिर भी तुम्हें वो अधिकार ना मिले तो ये समझ जाओ कि वो अधिकार ही तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए फिर उसे उसके लायक के लिए छोड़ दो। वैभवी की बात सुन करके वैभव एकदम से खामोश हो गया और फिर वैभवी वहां से चली गई। किचन में वैभवी जाते ही दोबारा से अपने काम पर लग गई। तब दिया ने वैभवी से कहा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? भैया ने कुछ कहा है क्या? तब वैभवी ने बड़े ही उदास मन से कहा कि तुम्हारे भैया कुछ कहते ही कहाँ हैं दिया, सारी फसाद की जड़ तो तुम्हारे भैया की खामोशी ही है। खैर, तुम अभी इन सब बातों को समझने के लिए बहुत छोटी हो, पर तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। दिया ने एकदम से खुश होते हुए कहा कि वो क्या भाभी? तब वैभवी ने कहा कि मैं और तुम्हारे भैया दिव्या दीदी की शादी तक यहीं रहने वाले। दिया ने कहा कि तब तो फिर आप दोनों यहाँ से कभी नहीं जाने वाले हैं। वैभवी ने बड़ी हैरानी से कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब दिया ने कहा कि भाभी, आप दिव्या दीदी को नहीं जानती हैं। उनके लिए इतने रिश्ते आए, पर उन्होंने हर लड़के में हर रिश्ते ने हजारों कमियां गिना करके उन्हें मना कर दिया, और अब उनकी बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें रिश्ते आने भी कम हो गए हैं। अब अगर इन बचे खुचे रिश्तों में भी उन्होंने कमी निकाल दी तो फिर कैसे होगी उनकी शादी? दिव्या की बात सुन करके अब वैभवी भी सोच में पड़ गई कि क्या सच में वैभव का यहाँ रुकना अनजाने में हुआ है या फिर ये किसी की साजिश का हिस्सा है। अब वैभव के रुकने के फैसले से सरला जी और पूरा परिवार खुश था, पर वैभवी की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वैभव ने दिव्या की शादी की जिम्मेदारी ली थी और दिव्या का व्यवहार देख करके अब वैभवी को भी दिया की बात पर यकीन होने लगा था। दिव्या की शादी इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली है, पर काम का क्या है, पैसों का क्या? क्योंकि अगर वैभव और वैभवी काम के लिए नहीं गए तो उन्हें काम से निकाला भी जा सकता है, और फिर वैभवी की अपनी भी कुछ ज़रूरतें थी जिन्हें पूरा करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए उसने इस बारे में वैभव से बात करना उचित समझा और इसलिए वो वैभव के पास गई। वैभवी ने कहा कि वैभव, अगर तुम और मैं वापस नहीं जा रहे हैं तो हम दोनों को इस बारे में अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तभी वैभव ने कहा कि मैंने तो अपनी कंपनी में मेल डाल दिया है, तुम भी उन्हें मेल कर ही दो। वैभवी ने कहा अच्छा ठीक है, पर वैभव अभी भी मेरे मन में एक बात है। वैभव ने कहा कि बोलो क्या बात है। तब वैभवी ने कहा कि अगर हम दोनों काम नहीं करेंगे तो फिर हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। वैभव ने कहा कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ वैभवी, इसलिए मैंने यहीं पर अभी कुछ दिनों के लिए काम के लिए कंपनी देखी है। मैं जल्दी ही तुम्हें भी उनके नाम की लिस्ट भेज दूंगा, फिर तुम भी
वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर देना। वैभवी ने मन में सोचा कि अभी तो वैभव खुद कंपनी ढूंढ रहा है, तो अगर मैं भी उनके साथ कंपनी ढूंढना शुरू कर दूं तो हमें जल्दी से जल्दी नई जॉब भी मिल जाएगी। इसलिए वैभव से बात करने के बाद वैभवी दिया के पास गई और बोली कि दिया, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हूँ? वो क्या है ना कि मुझे अब यहीं पर अपने लिए कोई जॉब देखनी होगी और मैं अपना लैपटॉप लाई तो थी, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से उसे ठीक करवाना पड़ेगा। पर अभी मुझे थोड़ी देर के लिए लैपटॉप मिल जाता तो मैं कंपनी वगैरह चेक कर लेती। तभी दिया ने कहा कि वाह भाभी, आप जॉब करेंगी ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पर भाभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। पर हाँ, दिव्या दीदी के पास जरूर है, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, शायद वो आपको अपना लैपटॉप दे दें। दिव्या की बात सुन करके वैभवी ने कहा कि ऐसा नहीं है दिया, इंसान का मन मुटाव एक तरफ है और दूसरे की मदद करना एक तरफ होता है। मुझे यकीन है कि दिव्या दीदी को मैं भले ही कितनी नापसंद होंगी, पर वो मेरी मदद करने में कभी मना नहीं करेंगी। वैभवी की बात सुन करके दिया ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है भाभी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सोच सामने वाला भी हमारे लिए सोचे, क्योंकि इंसान की सोच से ही उसके स्वभाव का पता चलता है और जैसा बर्ताव दिव्या दीदी का है उनसे तो उनकी सोच साफ पता चलती है। पर आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए। तभी वैभवी दिया के रूम से सीधा दिव्या के कमरे में गई, जो मुल्तानी मिट्टी का लेप अपने चेहरे पर लगा रही थी। वैभवी ने दिव्या का दरवाजा नॉक किया। दिव्या ने पलट करके देखा तो वैभवी खड़ी थी। दिव्या ने वैभवी को देख करके मुंह बनाते हुए कहा कि बोलो क्या काम है, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तब वैभवी ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मुझे आपसे काम है? तब दिव्या ने कहा कि क्योंकि आजकल के स्वार्थी इंसान की फितरत ही यही है, वो बिना मतलब के थोड़े ना किसी के पास जाता है। दिव्या की बात सुन करके वैभवी को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि ऐसा नहीं है दीदी, लोग कभी कभी इसलिए भी दूसरों से दूरी बना करके चलते हैं क्योंकि उनकी मौजूदगी को लोग पसंद नहीं करते हैं। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अगर कभी किसी की खुशी की वजह ना बन सको तो उसके दुख की वजह भी मत बनना। बस इसलिए मैं ज्यादा आपके या माँ के पास नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास होने से भी आप लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता है। वैभवी की बात सुन करके दिव्या ने कहा कि बहुत अच्छी सीख दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, तो फिर तुम मुझे दुखी करने यहाँ पर क्यों चली आई हो? तब वैभवी ने कहा कि मुझे आपसे आपका लैपटॉप थोड़ी देर के लिए चाहिए था, बस इसलिए उसे लेने के लिए आपके पास आई हूँ। तब दिव्या ने कहा कि उसे लेना नहीं बल्कि मांगना कहते हैं वैभवी, और तुम्हें तो ठीक से मांगना भी नहीं आता है, पर तुम क्या करोगी मेरे लैपटॉप का? तब वैभवी ने कहा कि दरअसल मैंने और वैभव ने यहाँ रुकने का फैसला लिया है, पर हमारा काम तो वहीं हमारे शहर पर ही रह गया है। अब बिना काम के पैसे तो मिलने से रहे, इसलिए पैसों के लिए काम तो हमें करना ही होगा। बस इसलिए मैंने सोचा कि मैंने भी घर पर कोई कंपनी देख लेती हूँ और फिर इंटरव्यू दे करके अच्छी सी नौकरी कर लूंगी, और ये काम मैं अपने लैपटॉप पर कर सकती थी, पर पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया है, वो ऑन ही नहीं हो रहा है, शायद उसमें कोई दिक्कत हो गई है। इसलिए बस आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे देती तो मैं अपने काम करके आपको वापस कर देती। वैभवी की बात सुन करके दिव्या ने हैरानी से कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वैभवी, तुम अब वो पहली वाली आजाद वैभवी नहीं हो जो अपने मर्जी से कुछ भी करोगी। अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम्हारे जिंदगी के फैसले पर तुम्हारे ससुराल वालों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा है। और किससे पूछ करके तुमने ये नौकरी करने का फैसला लिया है? किसने दी तुम्हें इसकी इजाजत? तुम अब बहू हो और घर की बहू घर के बाहर काम करने में नहीं बल्कि घर के अंदर करती हुई अच्छी लगती है। तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया क्या तुम्हारी माँ ने? दिव्या की बात सुन करके पहले तो वैभवी बहुत हैरान हो गई कि आखिर एक लड़की हो करके दिव्या एक दूसरी लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। और फिर वैभवी को अब दिव्या के ऊपर और भी
अधिक सोच के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वैभवी के बर्दाश्त से बाहर था ये सब। इसलिए वैभवी ने गुस्से से दिव्या से कहा कि तब वैभवी ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। तब दिव्या ने कहा कि हाँ बोलो। तब वैभवी ने कहा कि वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मेरा मतलब है कि आपके पास डिग्री वगैरह कुछ है? ये फिर अपने बस मजबूरी में ही पढ़ाई की है। वैभवी की बात सुन करके दिव्या ने गुस्से से कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? इस पूरी दुनिया में क्या सिर्फ तुम एक ही पढ़ी लिखी हो और बाकी सब अनपढ़ हैं? मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि मैंने MBA किया है। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तब वैभवी ने कहा कि फिर तो आपने अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर दिए। ये सुन करके दिव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम तो थोड़ा सोच समझ करके बात करो। तब वैभवी ने कहा कि क्या हुआ दीदी, आपको मेरी बात का बुरा लग गया क्या? मैंने तो बस वही कहा है जो आपने मुझसे कहा। दिव्या ने कहा कि मैंने तुमसे ऐसा भी क्या कहा कि तुम मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाने लगी? तब वैभवी ने कहा कि आपने ही तो कहा है कि एक बहू अपने ससुराल की चार दीवार के अंदर काम करती हुई अच्छी लगती है, तो आज नहीं तो कल तो आप भी किसी के घर की बहू बनेंगी। तो जब खुद आपकी सोच ऐसी है तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी शादी के बाद आत्मनिर्भर हो करके जीवन व्यतीत करेंगी, क्योंकि आपको तो शादी के पहले अपने पिता पर और फिर शादी के बाद अपने पति पर निर्भर होना सही लगता है। तो फिर क्या सोच करके आपने MBA जैसी इतनी महंगी पढ़ाई की और आपको एक घर से दूसरे घर की चार दीवारी में ही रहना है? आपको एजुकेट होना था तो वो आप 12वीं भी पढ़ करके भी हो जाती। फालतू में आपने अपने पेरेंट्स के पैसे क्यों बर्बाद कर दिए? खैर, इस मामले में मेरी माँ ने ये जरूर मुझे सिखाया है कि किसी के भी मेहनत की कमाई को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर शायद दिव्या दीदी आपको ये आपके घर में किसी ने नहीं सिखाया। वैभवी की बात सुन करके दिव्या ने कहा कि ओह, तो अब मुझे समझ आया कि तुम्हें इस बात का बुरा लगा है कि मैंने तुम्हारे जॉब करने में सवाल उठा दिया। तो देखो वैभवी, ये सब कुछ एक लड़की पर नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों पर निर्भर करता है। किसी के ससुराल वाले अपने घर की बहू को बाहर नौकरी करने देना पसंद करते हैं और कोई नहीं, और तुम्हारा ससुराल तुम्हें बाहर नौकरी करने दे इसकी अनुमति नहीं देता। तब वैभवी ने कहा कि तब तो ऐसे ससुराल को पढ़ा लिखा गंवार ससुराल कहेंगे ना दिव्या दीदी। मेरा मतलब ही कि जहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हों पर वहाँ के लोगों की सोच आज भी पिछड़ी और पुरानी हो तो इसे ससुराल को पढ़ा लिखा गंवार ससुराल कहेंगे। और मैं एक बहू हो करके नौकरी करूं या ना करूं, इसका फैसला करने वाले आप कौन होती हैं? वैभवी के इस सवाल ने तो दिव्या के रोम रोम में आग लगा दी थी और तभी उसने गुस्से से तमतमाते हुए कहा कि और तुम कौन होती हो मुझसे मेरे ही घर में ये सवाल पूछने वाली? ये मत भूलो कि तुम इस घर की सिर्फ एक उधार की बहू हो और इससे ज्यादा तुम्हारी औकात इस घर में नहीं है। तब वैभवी ने भी गुस्से से कहा कि हाँ, तो जब मैं इस घर की उधार की बहू हूँ तो मुझसे एक प्रॉपर बहू वाली उम्मीद क्यों रखी जा रही है? और बात रही इस घर में मेरी औकात की, तो इस एक लड़की का उसका असली घर शादी के बाद उसका ससुराल होता है। और भले ही मैं इस घर की उधार की बहू हूँ, पर मैं हूँ तो इस घर की बहू ही, और आप सिर्फ इस घर की बेटी ही हैं जिसे एक ना एक दिन इस घर से विदा हो करके अपने ससुराल अपने घर जाना ही होगा। तो अब शायद आपको पता चल ही गया होगा कि इस घर में किसकी कितनी औकात है। और हाँ, एक बात की, अगर आपकी यही सोच और यही स्वभाव रहा तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन तक अपने घर, मेरा मतलब है कि अपने ससुराल पर टिक पाएंगी। इसलिए सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई मत करिए, बल्कि अपनी सोच को बदलने के लिए भी पढ़ाई करिए। इससे न सिर्फ आपका जीना आसान हो जाएगा बल्कि दूसरों के भी जिनकी आपके साथ रहना एक मजबूरी है। वैभवी इतना कह करके वहां से चली गई, लेकिन दिव्या के दिल में वैभवी की ये बातें कमान से निकली तीर की तरह चुभ गई थी। दिव्या ने गुस्से से अपनी ही ड्रेसिंग टेबल पर
पास रखा मेकअप प्रोडक्ट फेंक दिया और कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। तुमने जो जो आज मुझे कहा है, अब सबको मैं तुमसे चुन चुन करके बदला लूंगी। पहले तो सिर्फ मैं तुम्हें इस घर से ही निकालना चाहती थी, पर अब तुम इस घर से बेइज्जत हो करके निकलोगी और ये काम करेगी अब तुम्हारा ही पति। क्योंकि भले ही वो तुम्हारा पति है, पर आज भी तुम्हारे पति की चाबी मेरे हाथों में है, जिसे मैं जैसा चाहूं वैसा कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचा सकती हूँ। अब तुम देखती जाओ कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इधर दिव्या से बात करने के बाद वैभवी गुस्से से रोती हुई अपने कमरे में जा रही थी कि तभी उसे दिया के रोने की एक बार फिर से सिसकियां सुनाई दी, और इस बार इन सिसकियों में इतना दर्द था कि वैभवी इसे अनदेखा और अनसुना नहीं कर सकी और सीधे दिया के पास गई। वैभवी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उससे कहा कि क्या बात है दिया, तुम रो क्यों रही हो। तब दिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस। तभी वैभवी ने गुस्से से कह दिया कि बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे ना सही पर कम से कम खुद से तो सच बोलो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके दर्द से तुम अंदर ही अंदर टूटती जा रही हो। मुझसे ना सही पर कम से कम अपने घर वालों से तो बताओ। तब दिया ने कहा कि घर वालों का दिया दर्द घर वालों से कैसे बताऊं। वैभवी ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो दिया, घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा है। तब दिया ने उदास मन से कहा कि नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब वैभवी ने कहा कि तो फिर किसने क्या कहा है दिया। उस दिन भी तुम ऐसे ही रो रही थी और तब भी मैंने तुमसे पूछा था कि क्या बात है, और तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया था कि तुम रो क्यों रही थी। पर उस दिन मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम जब कंफर्टेबल होगी तब मुझे खुद बता दोगी। पर तुम मुझे खुद से बताना तो दूर, मेरे पूछने पर भी नहीं बता रही हो। लेकिन आज तुम्हें सच बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है। तब दिया ने अपना रूम का दरवाजा बंद किया और कहा कि ठीक है भाभी, मैं आपको अपने रोने के पीछे की वजह बता दूंगी, पर उससे पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप वजह जानने के बाद इस घर में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। वैभवी ने बड़ी हैरानी से दिया की तरफ देखा और कहा कि तुम इतनी दुखी हो और तुम अभी भी खुद के बारे में छोड़ करके दूसरों के बारे में सोच रही हो। तब दिया ने कहा कि मैं इस घर के लोगों को बचपन से जानती हूँ भाभी, ये मेरी तकलीफ को जानने के बाद भी उसे कम नहीं बल्कि उसे 10 गुना और बढ़ा देंगे। इसलिए तो मैं आपसे ये वादा मांग रही हूँ कि आप ये बात अपने ही तक रखेंगे और किसी से भी कुछ नहीं कहेंगी। बोलिए भाभी, आप मेरी ये बात मानेंगी ना। वैभवी बहुत देर तक सोचती रही और फिर उसने कहा कि वैभवी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर तुम मुझे बताओ तो आखिर बात क्या है। तब दिया ने कहा कि भाभी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। पर इतना बोल करके दिया चुप हो गई। तभी वैभवी ने कहा कि पर क्या दिया, देखो तुम बिना किसी डर के खुल करके मुझसे अपनी बात कहो। मैं तुम्हारी बात को और तुम्हारे प्यार दोनों को ही समझूंगी। प्यार करना कोई अपराध नहीं है, इसलिए तुम बेझिझक अपनी बात मुझसे कहो। वैभवी की बात सुन करके दिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा कि भाभी, मैं और देव एक साथ ही पढ़ाई करते हैं और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर ना जाने कब हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सच कहूं तो इसके कारण भी मेरे अपने ही हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से ही ना कभी समझा और ना ही कभी मेरी बात को समझने का प्रयास किया। हर वक्त बस इस घर में दिव्या दीदी की ही मनमानी चलती रही, और जब उन्होंने वैभव भैया का रिश्ता तोड़वा दिया तब भी माँ ने दिव्या दीदी का ही साथ दिया। उन्होंने हर बार ही वैभव भैया की खुशियों के बारे में नहीं सोचा तो बस अपनी बड़ी बेटी दिव्या के बारे में। मुझे जो अपनापन और प्यार अपने अपनों से चाहिए था वो मुझे देव से मिला। वो सिर्फ मुझसे प्यार ही नहीं करता भाभी, बल्कि मुझे समझता भी है और मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की सलाह भी देता है।
दिव्या दीदी की तरह नहीं जो हर वक्त बस हम पर अपने मर्जी थोपे। पर मैं ये भी बात जानती हूँ कि अगर मेरे और देव के बारे में दिव्या दीदी को पता चला तो वो कभी भी वैभव भैया की तरह मेरी शादी नहीं होने देंगी और माँ पापा को मेरे खिलाफ कर देंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इतना कह करके दिया वैभवी के गले से लग करके रोने लगी। दिया की ऐसी हालत देख करके वैभवी को भी बहुत बुरा लग रहा था और उससे कहीं ज्यादा दिव्या पर गुस्सा। एक तो वैसे भी अभी अभी वैभवी उसी दिव्या की बातों से हैरान थी, ऊपर से दिया की बातें सुन करके उसे दिव्या पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा इस बात पर आ रहा था कि कैसे एक इंसान ने अपने बड़े होने के ओहदे से अपने से छोटों की न सिर्फ जिंदगी को बल्कि उनकी खुशियों को भी अपनी गुलामी को मोहताज बना दिया है। वैभवी ने दिया को संभाला और उसके आंसू पोंछे और कहा कि तुम क्या चाहती हो दिया। वैभवी का ये सवाल सुन करके दिया बड़ी हैरानी से वैभवी की तरफ देखने लगी। दिया को ऐसे हैरान होता देख करके वैभवी ने दिया से कहा कि क्या हुआ दिया, तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो। तब दिया ने कहा कि आपके सवाल को सुन करके मैं हैरान हो गई भाभी। पहली बार किसी ने मुझसे ये पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ, वरना आज तक तो वही होता आया है मेरे साथ जो दिव्या दीदी चाहती थी। शरीर मेरा, कपड़े उनकी पसंद के, खेलने की इच्छा मेरी और खिलौने उनकी पसंद के, जन्मदिन मेरा पर केक उनकी पसंद का, यहाँ तक कि जिंदगी मेरी पर अधिकार सिर्फ उनका। कभी मेरी पसंद का तो कुछ हुआ ही नहीं भाभी। बस दिव्या दीदी बड़ी हैं तो हर चीज उनके हिसाब से। ऐसा क्यों भाभी? क्या घर की छोटी औलाद होना एक जुर्म है? क्या सारे अधिकार और प्यार सिर्फ घर की बड़ी औलाद के हिस्से में आते हैं? बड़े जैसा करें छोटों को भी वैसा ही करने के लिए मजबूर किया जाता है। बड़ों के नक्शे कदम पर छोटों के चलने के लिए कहा जाता है, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना भाभी, क्योंकि इंसान बड़ा हो या छोटा उसकी सोच और पसंद तो अलग अलग हो सकती है ना। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ और चाहिए और दिव्या दीदी को कुछ और। तब वैभवी ने दिया के आंसू पोंछे और कहा कि नहीं दिया, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, ये बात सही है कि हमारे समाज में आज भी लोग अपने से छोटों को अपने बड़े की राय और उनकी अनुमति के लिए कहते हैं, पर तब जब बड़ा खुद उसके लायक हो अपनी नालायक औलाद को तो आजकल माँ बाप भी नहीं पूछते हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटी औलाद होना एक जुर्म है, बल्कि छोटी औलाद को तो माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी हर गलती को भी माफ कर देते हैं। पर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जिस घर के फैसले माँ बाप लेते हैं। पर तुम्हारे घर का माहौल ही बहुत अलग है दिया। तुम बुरा मत मानना कि मैं तुम्हारे परिवार वालों के बारे में ऐसा कह रही हूँ, पर ये सच है कि दिया, तुम्हारे घर में सारे फैसले तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बल्कि उनकी बड़ी औलाद लेती है, जो बहुत ही स्वार्थी और स्वभाव से कठोर है, जिसे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है और दूसरों के गम से कोई लेना देना ही नहीं है। और इसकी वजह भी तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं। तुम्हारी माँ ने दिव्या दीदी की बातों में आ करके खुद के आंख और कान पर अपनी बेटी के मोह की पट्टी बांध ली है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बाकी की दो औलादें ना तो दिखाई देती हैं और ना ही उनका दुख दिखाई देता है। और इससे भी ज्यादा गलती तुम्हारे वैभव भैया की है, जो सही तरह से अपनी किसी भी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। वो कहते हैं तो कि वो अपने बेटे और भाई के फर्ज को निभा रहे हैं, पर असल में तो वो ना तो एक अच्छे बेटे हैं और ना ही एक अच्छे भाई और ना ही एक अच्छे पति हैं। अरे उन्हें तो बेटा बन करके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को सही रास्ता दिखाना चाहिए और फिर भाई बन करके अपनी बहन को उसकी हद समझाना चाहिए और फिर चाहे तो वो एक पति बन करके अपनी पत्नी को उसकी जगह अपने घर पर दिलवानी चाहिए। पर तुम्हारे वैभव भैया की खामोशी हर रिश्ते की गरिमा को तार तार कर रही है, जिसकी सजा सिर्फ तुम्हारे वैभव भैया को नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन को भी चुकानी पड़ रही है। और मैं जानती हूँ दिव्या कि तुम अगर अपनी ये समस्या अपने वैभव भैया से कहोगी तो वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि दूसरों की मदद तो वो लोग करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं, और तुम्हारे भैया तो खुद की बेइज्जती के साथ साथ अपनी पत्नी की बेइज्जती पर भी सिर्फ चुप रहना जानते हैं। तो वो तुम्हारे लिए क्या स्टैंड लेंगे। पर दिया तुम रो मत, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, पर मैं वैभवी तुम्हारा साथ तुम्हारे हर फैसले और हर कदम पर दूंगी। मैं नहीं जानती कि देव कैसा लड़का है, पर हाँ, अगर तुमने उसे पसंद किया है तो उसमें तो कोई खास बात जरूर ही होगी। वैभवी की बात सुन करके दिव्या ने कहा कि सच में भाभी, आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं कि आपने बिना देखे ही देव को सिर्फ मेरी पसंद के आधार पर उसे एक अच्छा इंसान मान लिया। तब वैभवी ने कहा कि नहीं दिया, मैं ये तो नहीं जानती कि देव एक इंसान है या नहीं है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी छोटी बहन दिया एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान है, जिसे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर और मर्जी से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। और उसे मैं ये अधिकार जरूर दिला करके रहूंगी, क्योंकि मैं इस घर में तो बन करके सिर्फ बहू आई थी, पर इस घर के लोगों ने अपनी घटिया सोच के चलते मुझे सिर्फ उधार की बहू बना दिया है। तो अब ये उधार की बहू इस घर के और इस घर के लोगों का हिसाब बराबर करके ही अपनी उधार चुकता करेगी। इसलिए तुम ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, और अब तुम्हारे और देव के रिश्ते में ऐसी कौन सी दीवार आ गई है जिसकी वजह से तुम ऐसे सिसक सिसक करके रो रही हो। तब दिव्या ने कहा कि भाभी, देव अपने घर का बड़ा लड़का है और उसके पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो उसके लिए लड़की देख रहे हैं। पर देव मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं ठहरी इस घर की सबसे छोटी लड़की। ऊपर से वैभव भैया की शादी के बाद दिव्या और दीदी की शादी पर हजारों रुकावटें और सवाले खड़े हो गए हैं। अब अगर ऐसे में मैंने अपनी शादी की बात घर पर बताई तो दिव्या दीदी कभी भी मेरी शादी देव से नहीं होने देंगी। इसलिए मुझे अब मजबूरी में देव को किसी और से शादी करने के लिए कहना होगा और अपनी ही आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखना होगा। पर सच में भाभी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने प्यार को, जिसे मैंने हर पल सिर्फ अपने लिए भगवान से मांगा, उसे मैं किसी और का होता हुआ देख सकूं। मैं मर जाऊंगी पर मैं देव को किसी और लड़की का पति होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। वैभवी ने कहा कि दिया बहुत ही समझदार समझती थी, पर इस घर पर तुम भी अपनी भाई की ही तरह डरपोक और कायर निकली। अरे तुम लोग खुद अपनी खुशी के लिए कोई कदम नहीं उठाते हो और उसके लिए फिर भगवान को दोष देते हो। अरे ये बात तुम लोगों के समझ में क्यों नहीं आती कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तब बड़ी हैरानी से दिया ने कहा कि तो आप क्या कहना चाहते हैं। तब वैभवी ने कहा कि अरे तुम जब अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देख नहीं सकती तो उसे अपना बनाने के लिए कोशिश करो। तुम जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक तुम अपनी हार नहीं मान सकती। अरे तुम तो बिना कुछ किए ही खुद को हारा हुआ मान और अब देव के नाम का शोक मना रही हो। तुम ऐसे रो करके कुछ हासिल नहीं कर सकती हो, पर हाँ, ऐसे रो करके तुम अपनी कीमती समय जरूर बर्बाद कर सकते। कभी तुमने सुना है कि किसी का रोने से कुछ भला हुआ है? नहीं ना। तो फिर सोचो कि तुम ऐसा क्या कर सकती हो जिससे तुम और देव एक हो जाओ। दिया, कभी कभी कुछ पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि दिमाग लगाने की भी जरूरत होती है। भगवान ने जब हमारे दिल के साथ साथ हमारा दिमाग बनाया है तो कुछ सोच समझ करके ही बनाया होगा ना, कि जहाँ पर दिल की जरूरत हो वहाँ इंसान अपने दिल से काम ले, और जहाँ पर दिमाग की जरूरत हो वहाँ पर इंसान दिमाग से काम ले। इसलिए तुम अगर सच में देव से प्यार करती हो और जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती हो तो सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होता है कि मैं देव से प्यार करती हूँ, बल्कि वक्त आने पर अपने प्यार को साबित भी करना पड़ता है। और अब ये जमाना वो जमाना नहीं रहा जहाँ पर प्यार को जताने या महसूस कराने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आज के जमाने में जब तक तुम अपने प्यार को जताओगी नहीं, उसे महसूस नहीं कराओगी, तो ये प्यार
किसी और का प्यार बनने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो और सोचो कि तुम अपने प्यार को पाने के लिए क्या कर सकती हो। वैभवी की बातें सुनकर के दिया को भी हिम्मत आ चुकी थी और उसने अब अपने ही हाथों से अपने आंसू पोंछे और कहा कि आप ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे अगर सच में देव से प्यार है तो मैं अपने घर वालों की सजा खुद को और देव को रुला करके नहीं दे सकती। दिया की हिम्मत देख करके वैभवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ये हुई ना बात, अब तुम देखना तुम्हारा खुद की खुशी के लिए उठाया गया एक कदम अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा करके ही रहेगा। तभी दिया ने कहा कि पर भाभी, मेरी खुशी का मेरा पहला कदम क्या होगा। वैभवी ने कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी देव के साथ बिताना चाहती हो, क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले तुम इस बात को भी अच्छे से समझ जाओ कि ये शादी भले ही तुम्हारी मर्जी से हो, पर इसमें तुम्हारा परिवार तुम्हारे खिलाफ ही होगा। क्योंकि क्या देव पर तुम इतना भरोसा करती हो कि वो तुम्हें सारी जिंदगी वो प्यार और खुशी देगा जो वो तुम्हें आज देता है। क्योंकि ये जिंदगी अगर तुम्हारी है तो ये फैसला भी पूरी तरह से तुम्हारा है। अब इसका परिणाम चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, तुम्हें तुम्हारे हर फैसले के लिए तैयार रहना होगा। दिया ने कहा कि हाँ भाभी, मैं देव पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ कि वो मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहेगा और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर अगर आगे चल करके हमारे बीच में कुछ हो भी जाता है तो मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी खुद की गलती की वजह से हुआ है। किसी और की गलती की सजा मैं नहीं भुगत रही। दिया की बात सुन करके वैभवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी को हर परिस्थिति में जीना चाहती हो, पर अब अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ पाना है, चाहे वो तुम्हारा अधिकार ही क्यों ना हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा आर्थिक रूप से। क्योंकि जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगी वो तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेते रहेंगे। और एक औरत इतनी शक्तिशाली हो करके बस पैसों की कमी से अन्याय सहने के लिए मजबूर हो जाती है, कभी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो कभी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जब तक छोटी थी तब तक ही तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहन की मर्जी चली, पर अब तुम अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक हो। इसलिए अब तुम्हारे ऊपर न सिर्फ शादी के पहले बल्कि शादी के बाद भी तुम्हारे पति की मर्जी चले। इसलिए तुम्हें अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो अब तुम बताओ कि तुम अब अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हो। तब दिया ने कहा कि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी भाभी, और तब तक तो देव की शादी भी हो जाएगी। वैभवी ने कहा कि तुम और देव अब बालिग हो और बिना तुम दोनों की मर्जी के कोई शादी तो क्या तुम्हारे लिए रिश्ते भी नहीं देख सकता है। और अगर जितना प्यार तुम देव से करती हो तो देव भी तुमसे उतना ही प्यार करता होगा। इसलिए तुम देव से थोड़ा समय मांग लो, और अगर देव भी तुम्हारे साथ एक सुखद भविष्य और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है तो वो न सिर्फ तुम्हारी बात को समझेगा बल्कि वो तुम्हें एक मौका भी जरूर देगा। दिया ने कहा कि पर मैं करूंगी क्या भाभी। तब वैभवी ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है, मेरा मतलब है कि तुम्हारा क्या करने का मन लगता है। तब दिया ने कहा कि भाभी, मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है और मैं डांस भी बहुत अच्छा करती हूँ। दिव्या की बात सुनते ही वैभवी ने खुशी से उछलते हुए कहा कि लो, हो गया तय, तुम अपना भविष्य डांस के फील्ड में बना सकती हो। और आजकल तो इंसान के हर हुनर के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म बनाया गया है, चाहे वो कुकिंग हो, म्यूजिक हो या फिर डांस हो। तुम अगर बहुत अच्छा डांस करती हो तो तुम्हें अपने हुनर पर भरोसा है, तो तुम्हें अपने करियर की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। वैभवी की बात सुनकर के दिव्या को भी बहुत अच्छा लगा कि आज किसी ने पहली बार ही उसके हुनर की कदर की है। तभी दिया ने कहा कि पर भाभी, घर पर सब लोग कैसे मानेंगे। वैभवी ने कहा कि मानेंगे दिया, सब मानेंगे, जरूर मानेंगे। तब दिया ने कहा कि वो कैसे भाभी। तब वैभवी ने कहा
क्योंकि पहले मैं इस घर में सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी, पर अब मुझे सबके अधिकार की लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। दिया ने कहा कि पर भाभी, इस बारे में घर पर बात कौन करेगा? मेरा मतलब है कि आप भी ये बात जानती हैं कि वैभव भैया तो कभी भी अपनी जुबान माँ और दिव्या दीदी के सामने नहीं खोलेंगे, और अगर मैंने कुछ कहा तो दिव्या दीदी मेरी जबान खुलने से पहले ही बंद कर देंगी, और अगर आपने कुछ कहा तो खामखा आपको मेरी वजह से हजारों ताने सुनने पड़ेंगे। तब वैभवी ने कहा कि अगर मुझे सुनना पड़ेगा तो मैं भी बिना सुनाए रहने वाली नहीं हूँ। अब तुम्हारी दिव्या दीदी को वो कहावत सुनने का वक्त आ गया है। तब दिया ने बड़ी हैरानी से कहा कि कौन सी कहावत? तब वैभवी ने मुस्कुरा करके कहा, जैसे को तैसा। इतना बोल करके वैभवी और दिया दोनों ही जोर जोर से हंसने लगी। तभी वैभवी को सरला जी ने आवाज लगाई। अपनी सास की आवाज सुन करके वैभवी ने दिया से कहा कि चलो अब तुम देव से बात करके पहले उसका फैसला भी जान लो, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करते हैं। और खबरदार, अब जो एक आंसू भी बहाया तो, अरे तुम इस देश की नारी हो, अबला नारी नहीं हो जो हर वक्त बस रोती ही रहो और कहती रहें कि मैं क्या करूं। अरे नारी तो खुद एक शक्ति है जो अपनी ताकत से अगर इस सृष्टि को बना सकती है तो उसे अपने क्रोध से उसे भस्म भी कर सकती है। इसलिए डर करके नहीं बल्कि डट करके रहना चाहिए। वैभवी की बात सुन करके दिया ने एकदम से वैभवी के गले लग गई। ये देख करके वैभवी ने कहा कि अब तुम्हें क्या हुआ दिया? तब दिया ने कहा कि मुझे नहीं पता भाभी कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं कि मुझे आपके रूप में एक भाभी मिली, या मेरी सहेली मिली, या मेरी बहन मिली, या फिर मुझे मेरे अंदर की शक्ति मिली, जिससे मिलने के बाद मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। काश आपकी जैसी सोच हर औरत की होती तो शायद ये संसार इतना दुखी और दर्द में नहीं होता। दिया की बात सुन करके वैभवी की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा कि चलो अब बस करो और जा करके अपने देव बाबू से बात करो, वरना तुम्हारी यादों में वो देवदास ना बन जाएं। वैभवी की बात सुन करके दिया और वैभवी हंसने लगी, और फिर वैभवी अपनी सास के पास चली आई। अपनी सास के पास पहुंच करके वैभवी ने देखा कि उसकी सास बहुत गुस्से में है, और इस गुस्से में वो अकेली नहीं बल्कि दिव्या भी उनके साथ है, और हर बार की तरह वैभव अभी भी खामोश वहीं खड़ा था। ये देख करके वैभवी को समझते देर नहीं लगी कि ये आग दिव्या की लगाई हुई है, क्योंकि वैभवी ने जो कुछ भी उससे कहा था उसके बाद दिव्या जैसी लड़कियां शांत तो बैठने वाली नहीं हैं। इसलिए वैभवी भी अब जवाब देने के लिए तैयार थी, और उसने अपनी सास से कहा कि आपने मुझे बुलाया माँ जी? तब सरला जी ने कहा कि वैभवी, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम नौकरी करना चाहती हो? तब वैभवी ने कहा कि हाँ माँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नहीं, बल्कि मैं नौकरी करती हूँ। अब आपकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से मुझे और वैभव को यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ा, इसलिए अब मैं वहाँ की नौकरी तो नहीं कर पाऊंगी, पर यहाँ रह करके तो जॉब कर ही सकती हूँ। तब सरला जी ने कहा कि पर तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? क्या अब मेरे बेटे के या फिर हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें अब अपनी बहू की कमाई पर जीना पड़ेगा? अपनी सास की बात सुन करके वैभवी की भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपनी सास को जवाब देते हुए कहा कि बुरे दिन एक बहू के पहले थे जो काबिल होते हुए भी अपने पति और ससुराल वालों की कमाई पर जीते थे, पर दिन रात काम करने के बाद भी उसे सुख की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पर सासू माँ, अब जमाना और बहुएं दोनों ही बदल गई हैं। अब उनके दिन इतने बुरे नहीं हैं कि वो खुद काबिल होते हुए भी किसी के भी भरोसे अपने अस्तित्व को दांव पर लगा करके जिएं। इसलिए औरत आज की तारीख पर आत्मनिर्भर हो करके जीना चाहती है, और मैं भी इन्हीं औरतों में से एक हूँ। तभी सरला जी ने कहा कि पर अब तुम सिर्फ एक औरत नहीं हो बल्कि हमारे घर की बहू भी हो, और जब तक तुम अकेली वैभव के साथ रह रही थी तब तक तुम अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रही थी, पर अब तुम मेरे घर पर हो, इसलिए यहाँ के कायदे कानून भी मेरे ही हिसाब से होंगे।
इसलिए मैं तुम्हें घर से बाहर जा करके काम करने की अनुमति नहीं देती। ये सब सुनने के बाद वैभवी ने वैभव की तरफ देखा और अभी भी नीचे नजर झुका करके चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वैभवी अब अच्छी तरह से समझ गई थी कि वैभव आज भी कुछ नहीं बोल पाएगा। इसलिए वैभवी ने कहा कि पर सासू माँ, मैंने तो बचपन से ही ये सुना है कि एक लड़की का असली घर तो उसका ससुराल होता है, और आप कह रही हैं कि ये आपका घर है, मेरा नहीं। तो फिर क्यों आज तक लोग लड़कियों के जज्बात के साथ खेल करके उनके अंदर झूठी उम्मीद पालते हैं? क्योंकि अगर आपकी बात सच है कि शादी के बाद भी ये मेरा नहीं बल्कि आपका घर है, तो फिर ये बात झूठ है कि एक लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है। और अगर एक लड़की का ससुराल उसका अपना घर नहीं होता है तो फिर सुबह से रात तक वो एक नौकरानी की तरह घर का काम और बाकी सबकी जो हुजीरी क्यों करती है? क्यों ये सब करके वो अपना कीमती समय और अपनी गरिमा को खराब करती है? और अगर ये बात सच है तो फिर एक सास क्यों बहू के हर फैसले पर अपना घर कह करके उस ओर अपनी हुकूमत क्यों चलाती है? और अगर आपके घर की बहू नौकरी करना चाहती है तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर आप लोगों को मेरे कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए तो मैं अपने पैसे अपने पास रखूंगी, आप लोगों को देखने तक नहीं दूंगी। पर जॉब करना या ना करना ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी और की। और फिर मेरी भी खुद की कुछ ज़रूरतें हैं और मैं वो अपने ही दम पर पूरी करना चाहती हूँ। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। तब सरला जी ने कहा कि वैभव तुम्हारा पति है और अपने पति के पैसे पर एक पत्नी का पूरा अधिकार होता है। और तुम ये बात भूलो मत कि तुमने और वैभव ने प्रेम विवाह किया था, तो फिर तुम्हें अपने पति से पैसे मांगने पर क्या दिक्कत हो रही है? तब वैभवी ने कहा कि दिक्कत मेरे आत्मसम्मान को हो रही है। माना कि मैंने प्रेम विवाह किया है और वैभव से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, पर प्रेम करने से इज्जत के साथ सौदा तो नहीं किया जा सकता है ना माँ? और ये बात भी सही है कि पति के पैसों पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है, पर जब एक पत्नी अपना अधिकार अपने पति पर जताती है तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ उस पति के घर वालों को होती है, क्योंकि वो ये कह करके अपनी बहू को कमाने नहीं देती हैं कि उनके घर में पैसों की कमी नहीं है और उसकी जरूरतें पूरी करने का उसका पति है। पर वही पत्नी जब अपने पति से कुछ मांग ले तो सबसे पहले उस पति की माँ का ही मुंह फूल जाता है और बाकी लोगों के कहने ही क्या हैं। ये बताओ, वैभवी ने दिव्या की तरफ देख करके बोली। ये बात वैभवी ने दिव्या की तरफ देख करके बोली। तब सरला जी ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा ये इशारा कहीं हमारी तरफ तो नहीं है? तब वैभवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा कि आप ऐसी हैं या फिर दिव्या दीदी। मैं तो बस बाकी लोगों की सोच बता रही थी, इसलिए हमारे रिश्तों के बीच कभी ऐसा ना हो, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रही थी। अभी सरला जी ने वैभव से कहा कि देखो वैभव, तुम्हारी पत्नी को जो सोचना है सोचे, जो कहना है कहे, पर सच यही है कि हम तुम्हारी पत्नी को घर के बाहर जा करके नौकरी नहीं करने देंगे। अब चाहे तुम खुश रहो या फिर नाराज। और अगर फिर भी तुम्हारी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम अपनी पत्नी के साथ चाहे तो यहाँ से उसे लेकर के जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे माँ हूँ बेटा, और मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, तब जा करके तुम आज इस लड़की के पति बने हो। इतना हक तो एक माँ अपने बेटे पर और एक सास का अपनी बहू पर बनता है। वैभवी अपनी सास की चाल को अच्छे से समझ रही थी कि वो अपने बेटे से भावुक बात करके उसे अपनी तरफ कर रही है, इसलिए वैभवी ने भी अपनी चाल चलते हुए कहा कि ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं कि आपके घर की उधार की बहू
घर की चार दीवारी में रह करके काम करे तो यही सही। आपकी बात का मान रखना मेरा भी तो फर्ज है। आखिर सासू माँ ही सही, पर माँ तो मैंने भी आपको माना है। इतना तो मैं अपनी प्यारी सासू माँ के लिए कर ही सकती हूँ। वैभवी की बात सुन करके वैभव ने वैभवी की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल की। वैभवी समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लग चुका है, इसलिए वो वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। और उसके जाते ही वैभव ने अपनी माँ से कहा कि मैंने कहा था ना माँ कि आप और दिव्या दीदी वैभवी के बारे में गलत सोचते हैं। वो आप लोगों को पराया नहीं समझती है। उसके लिए जितना मैं प्रिय हूँ उतना ही आप लोग भी हैं। और इतना कह करके वैभव भी वैभवी के पीछे पीछे चला गया। वैभवी की ये चाल देख करके सरला जी को बहुत गुस्सा आया और उससे भी ज्यादा दिव्या को, क्योंकि एक बार फिर से दिव्या की चाल को वैभवी ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दिया था। अब वैभवी अपने रूम में पहुंच करके अपना कुछ काम कर रही थी। तभी वैभव उसके पास आया और उसने कहा कि थैंक यू सो मच वैभवी। वैभव के मुंह से ये सुनते ही वैभवी ने बड़ी हैरानी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया वैभव, तुम भला मुझे किस बात के लिए थैंक यू कह रहे हो। तब वैभव ने कहा कि तुमने जो आज मेरे लिए किया है ना, मैं तुम्हें उसे शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। आज जब मुझे माँ ने बताया कि वो तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगी तो मैं बहुत घबरा गया था कि तुम तो नौकरी करोगे ही, और माँ कह रही हैं कि वो तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगी। अब ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, मैं यही सोच करके परेशान हो रहा था। पर तुमने तो एक पल में मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। वैसे मैं जानता हूं तुम्हारे लिए भी ये फैसला लेना बहुत मुश्किल रहा होगा, पर फिर भी तुमने किया। क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, पर तुमने किया, मेरे लिए यही बहुत है। पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर मैंने दिव्या दीदी की शादी नहीं की तो फिर तुम अपनी मर्जी से जहाँ मन हो वहाँ नौकरी करना। फिर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, पर बस मुझे 1 महीना दे दो। वैभव की बात सुन करके वैभवी चुपचाप खड़ी थी और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तब वैभव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या हुआ वैभवी, तुम कुछ कहोगी नहीं। तब वैभवी ने कहा कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। वैभव ने बड़ी हैरानी से कहा कि तुमने ही तो अभी माँ से कहा कि तुम नौकरी नहीं करोगी। तब वैभवी ने कहा कि वैभव शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं घर के बाहर जा करके नौकरी नहीं करूंगी, पर मैं नौकरी नहीं करूंगी मैंने ऐसा नहीं बोला है। तब परेशान हो करके वैभव ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी तुमने माँ से कहा कि तुम नौकरी नहीं करोगी और तुम मुझसे अब कह रही हो कि तुम नौकरी बाहर जा करके नहीं करोगी। इसका क्या मतलब हुआ वैभवी? क्या तुमने माँ से झूठ बोला? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है वैभव कि मैं एक माँ से झूठ कहूंगी? और क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों और किस लिए कर रही हूँ? वैभवी का सवाल सुन करके वैभव भी मायूस और खामोश हो गया और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। वैभव की खामोशी ने जैसे वैभवी को उसका जवाब दे दिया और वो वैभव का हाथ अपने हाथों से छुड़ा करके वहां से चली गई। अगले दिन वैभव अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था और उसे ऐसे तैयार होता देख करके वैभवी को मन ही मन उस पर प्यार आ रहा था। आज वैभव का इंटरव्यू है, ये जान करके वैभवी किचन की तरफ भागी कि आज वैभव को इंटरव्यू में जाने से पहले अपने हाथों से दही शक्कर खिलाएगी। वैभवी किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर के वैभव को बाहर हाल में इंतजार कर ही रही थी। थोड़ी देर में वैभव बाहर हाल की तरफ आया और उसने अपनी माँ और पापा के पैर छू करके आशीर्वाद लिया और उन्हें बताया कि वो आज अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा है। ये सुन करके तभी दिव्या अपने हाथ में दही और शक्कर ले करके आ गई और उसने वैभव को खिला दिया और कहा कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, और अब देखना तुम ये इंटरव्यू तुम्हारा 1 नंबर का होने वाला है। दिव्या के ऐसे करते ही वैभवी का चेहरा छोटा सा हो गया और वो दुखी हो गई कि जिस पल का इंतजार वो कर रही थी उसकी ननद दिव्या ने उससे उस पल की खुशी को भी छीन लिया। वैभवी को बहुत बुरा लग रहा था,
वैभवी को बहुत बुरा लग रहा था और अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे कि तभी वैभव पानी की बोतल लेने के बहाने से किचन में आया और उसने अपने हाथों से वैभवी के हाथों को पकड़ा और उसके हाथों से भी एक चम्मच दही शक्कर खा लिया और बिना कुछ वैभवी से बोले वहां से चला गया। और वैभव की ये हरकत देख करके वैभवी कुछ बोल पाती कि उसके पहले ही वैभव वहां से जा चुका था, पर वैभव ने बिना वैभवी को कुछ बोले उसकी मन की बात को पढ़ लिया था। और ये देख करके आज तो वैभवी को इतनी खुशी हो रही थी कि वो तो जैसे आज जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ रही हो। तभी वहां पर दिव्या आ गई और उसने वैभवी के हाथ में दही शक्कर की कटोरी देख करके ये भांप लिया कि वो आज वैभव को इंटरव्यू में जाने से पहले अपने हाथों से दही शक्कर खिलाना चाहती थी। इसलिए दिव्या ने वैभवी के गले में नमक छिड़कने के लिए कहा कि ओह सॉरी वैभवी, मुझे पता होता कि तुम वैभव को दही शक्कर खिलाना चाहती हो तो मैं तुमसे तुम्हारा अधिकार कभी नहीं छीनती। मेरा मतलब है कि आज तक वैभव को उसके हर परीक्षा के लिए मैंने ही उसे अपने हाथों से दही शक्कर खिलाया है, जिसके बाद उसका हर काम बहुत अच्छे से बनता था। इसलिए आज भी अपने भाई के इंटरव्यू के लिए मैंने ही उसे दही शक्कर खिला दिया और इस वजह से तुम्हारा दही शक्कर वैसा का वैसा ही रह गया। वो क्या है ना वैभवी, तुम अभी अभी इस घर पर आई हो और मैं बचपन से अपने भाई की हर छोटी और बड़ी चीज का ध्यान रखती आई हूँ, तो तुम्हें अभी ये सब सीखने में वक्त लगेगा, इसलिए तुम बुरा मत मानना। इतना कह करके दिव्या वहां से जाने लगी। तभी वैभवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओह दिव्या दीदी, आप हम सबसे बड़ी हैं, फिर भी आपका बचपना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।